हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्रिया शरीर पेपर 1 में षड्विध क्रियाकाल। जैसे इसका नाम से क्लियर है, षड्विध, षड का मतलब होता है छः, विध का मतलब होता है विधि, मतलब छः विधि होती है किसी क्रियाकाल की। अब एक क्रियाकाल क्या होता है, देखो इस क्रियाकाल को हमने दो शब्दों में तोड़ा है, क्रिया प्लस काल। क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा, क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा। वैसे तो क्रिया का मतलब होता है कोई एक्शन करना, यहाँ पर हम क्रिया का मतलब किससे लेते हैं, चिकित्सा से समझते हैं, ठीक है। और काल का मतलब समय, टाइम या काल, जो भी आपको कहना है, ठीक। तो अब क्रिया का मतलब जो है, हमने यहाँ पर चिकित्सा कराया, क्योंकि देखो कोई भी पेशेंट को ठीक करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शन करना पड़ता है, कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, या कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्रिया को क्या कहा दिया गया है, चिकित्सा। यहाँ पर क्रिया का क्या लिया गया है, चिकित्सा लिया गया है। देखो अब चिकित्सा क्या होती है, जिस कार्य से व्याधि का हरण होता हो, मतलब कोई भी आप ऐसा कार्य करते हो जिसकी वजह से व्याधि व्याधि का क्या हो, हरण होता हो, मतलब उसका नाश होता हो या व्याधि की खत्म होती हो। कैसे, जैसे किसी भी पेशेंट को आप ठीक करने के लिए कोई औषध देते हो, तो वो भी क्या एक कर्म है, मतलब मैंने औषध दी उसको व्याधि को नाश करने के लिए, तो वो भी क्या हो गई, वो चिकित्सा हो गई। या फिर मैंने बोल दिया इसको स्नेहन स्वेदन कराने के लिए, या फिर मैंने बोल दिया कि आपकी बॉडी में कफ दोष है वो बहुत ज़्यादा है, और कफ दोष ज़्यादा होने की वजह से मैंने बोल दिया उसको अति व्यायाम करना है, यानी मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। वो भी क्या हो गया, वो भी कर्म हो गया, और उसी को हम किसके अंदर ले सकते हैं, चिकित्सा ले सकते हैं, क्योंकि वो भी दोषों का क्या है, हरण करता है। देखो और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, चिकित्सा का मतलब सीधा सीधा समझ सकते हो, जिस कार्य से व्याधि का हरण होता हो उसको हम चिकित्सा कहते हैं। अब समय, टाइम या काल, जिसको कुछ भी कह सकते हो। समय क्या होता है, जो निरंतर गतिशील रहता है, जैसे कि जो आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा ही, इसको हम क्या कहते हैं, समय या काल कहते हैं। और ये जो काल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है नित्य काल, एक होता है अवस्थिक काल। नित्य काल हमारा ऋतुकाल होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता। देखो नित्य का मतलब ये होता है कि जो हर समय सेम रहता हो, जैसे कि आज भी ये जो समय है वो सेम रहेगा, कल भी यही समय रहेगा। ऐसे नहीं है कि आज इस टाइम दोपहर है तो कल इस टाइम रात हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलता रहेगा, जैसे चलता आ रहा है, ठंडी गर्मी सर्दी ये सब चलता आ रहा है तो चलता ही रहेगा, उसको हम बोलते हैं नित्य काल, जिसके अंदर ऋतुकाल आ जाती है। वही शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। हर महीने शिशिर आएगी, हर ईयर शिशिर आएगी, और हर ईयर वसंत आएगी। उसी तरह से हर हमेशा चलता रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नित्य काल। फिर दूसरी होती है अवस्थिक काल। अवस्थिक का जैसे नाम से ही समझता, अवस्थिक मतलब अवस्था के अनुसार जो समय होता है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं आतुर अवस्था से, यानी कि डिजीज कंडीशन में। यानी कि अवस्थिक काल एक ऐसा समय होता है जो हर समय परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे कि हम डिजीज कंडीशन में देखते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है। और जब कोई युवा यंग एज में, मतलब आपकी जो एज में कोई बच्चा होता है उसमें पित्त दोष की वृद्धि होती है, ठीक है। और जब कोई वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसमें वात दोष की ज़्यादा वृद्धि रहती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, वात वृद्ध में होता है, पित्त मध्यम में होता है, कफ बच्चों में ज़्यादा अधिक होता है। यानी कि एक ऐसा समय जो हर समय चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस आचार्य ने षड्विध क्रियाकाल का वर्णन किया है, तो आपको सीधा सीधा रखना आचार्य सुश्रुत ने। जनरली होता क्या है, देखो जो चरक, जो भी हम क्रिया शरीर पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं चरक, आचार्य चरक के अनुसार पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो षड्विध क्रियाकाल का वर्णन है वो आचार्य सुश्रुत ने किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है, अब की बार पूछा भी गया था 2025 वाले पेपर में, कि किस आचार्य ने षड्विध क्रियाकाल का वर्णन किया है। वहाँ पर आचार्य चरक भी थे और आचार्य सुश्रुत भी थे, और भी आचार्य थे, वाग्भट भी थे और काश्यप भी थे। तो ज़्यादातर जो बच्चों ने जो टिक मारा है वो आचार्य चरक माना है, कि उन्होंने ये सोच के माना है कि अगर जो मतलब हम क्रिया शरीर में ज़्यादातर चरक के अनुसार ही पढ़ते हैं तो चरक ही होगा। तो आपको याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने षड्विध क्रियाकाल का वर्णन किया है। तो उन्होंने षड्विध क्रियाकाल मतलब 6 विधि बताई है क्रियाकाल की। यही बताया था ना मैंने, षड्विधि क्रियाकाल मतलब 6 विधि होती है जो क्रियाकाल की, यानी 6 ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे आप चिकित्सा कर सकते हो। मतलब 6 मेथड बताई गई है चिकित्सा करने के, ठीक है, यानी रोग की 6 अवस्थाएं बताई गई है। और ये तो 6 मेथड हो गए कि जो आचार्य सुश्रुत ने बताए थे। यहाँ पर जो आचार्य सुश्रुत सॉरी देखो षड्विधीय कार का मतलब होता है, इस चैप्टर का नाम क्या है कि 6 ऐसी विधि, 6 ऐसे मेथड होते हैं जिनसे आप अपने ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर आचार्य सुश्रुत ने 6 ऐसी अवस्था बताई, मतलब रोग की 6 अवस्थाएं बताई है। भाई खुद आप खुद आप सोच समझने की कोशिश करो, जब रोग की 6 अवस्थाएं पता लग जाएंगी तो उन 6 अवस्था की हम चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार इसका नाम पड़ा है षड्विधि क्रियाकाल। अब देखो यहाँ पर एक श्लोक है जो आपको याद करना ही करना है, संचय च प्रकोप च परसर से स्थान संश्रय व्यक्तिम वेदम च यह वेति दोषानाम से भवेद विषग।
देखो यहाँ पर रो की 6 अवस्था बताई गई है। कौन कौन सी? संचय बताया गया है। चय, चय का मतलब होता है और क्या होता है? प्रकोप बताया गया है। प्रकोप, चय, चय का मतलब और। संचय हो गया फर्स्ट, देन सेकंड हो गया प्रकोप, देन थर्ड हो गया परसर एंड स्थान। चौथा कौन सा हो गया? स्थान हो गया। पांचवा हो गया हमारा संश्रय, संश्रय, ठीक। एंड छठा हो गया व्यक्ति, नहीं होगा सॉरी, ये व्यक्त होगा, व्यक्त। तो पांचवा हो गया हमारे पास व्यक्त अवस्था, ठीक है। और छठी अवस्था होती है हमारे पास भेद अवस्था। ये 6 अवस्थाएं बताई है। आचार्य सूत्र ने रोग की 6 अवस्थाएं बताई है, जो कि होती है संचय, प्रकोप, परसर, स्थान, संश्रय, व्यक्त और भेद। देखो अगर आपको श्लोक को समझना है तो आपको श्लोक के मतलब जो शब्द है उनके मतलब को समझना है। जैसे आप क्या करते थे, जब भी आपको इंग्लिश को समझना होता था तो आप इंग्लिश में कह रहे हैं कि उनके वर्ड डिक्शनरी का मतलब समझते थे ना। जैसे दा का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है। उसी तरह श्लोक को भी समझने के लिए आपको जो श्लोक के शब्द है उनको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझना होगा। जैसे चय का मतलब होता है और, ठीक है, और चय का मतलब और होता है। इसी तरह से जो जो भी वर्ड आ रही है का मतलब क्या होता है, वेतिका दोष, से का मतलब वह होता है, भावेद का मतलब भवे मतलब होना, ठीक है। ये सब जो भी है ये सब आपको अगर मतलब पता होगा तो आप श्लोक के अर्थ को निकाल पाओगे, ठीक है। अगर आपको इन वर्डों के इन शब्दों का नहीं पता होगा तो आप अर्थ भी नहीं निकाल पाओगे। अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछो कि सर ये कहाँ से पता लगेगा हमको, देखो या तो अगर आप संस्कृत अच्छी कर लो, क्योंकि संस्कृत में आपको बहुत सारे शब्द बताए जाएंगे, चय, वह, इति, अपि, ये सब बताए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर आप याद कर लोगे तो आपको आसान होता है, ठीक। जबकि हम संस्कृत में अगर आज से डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखेंगे ही। तो हम बात कर रहे थे कि आचार्य सूचना रोग की 6 अवस्थाएं बताई है, जो कि होती है संचय, प्रकोप, परसर, स्थान, संश्रय और व्यक्त और भेद। ये 6 अवस्थाएं होती है। यानी कि जो भी षट क्रिया काल को जानता है वह सफल चिकित्सक है। इस श्लोक का क्या मतलब होता है कि आचार्य सूचना रोग की 6 अवस्थाएं बताई है और इन रोगों की 6 अवस्था को जो जानता है, ठीक है, या जो षट क्रिया काल को जानता है वही सफल चिकित्सक है। हमें दोसाना सवेद भीषक है। भीषक का मतलब होता है डॉक्टर, मतलब अच्छा वैद्य या अच्छा डॉक्टर वही होता है जो षड क्रिया काल के वर्णन का, षड क्रिया काल का जानता हो, ठीक। फिर हम पहले की अवस्था की बात करते हैं, वो होगी संचय अवस्था। अब संचय, जैसे कि नाम से इसका क्लियर हो, संचय, संचय का मतलब होना है इकट्ठा होना है, ठीक। एक संचय का जैसे नाम से ही मतलब क्लियर होता है कि किसी चीज़ का इकट्ठा होना, ठीक। देखो अब दोषों को अपने स्थान में वृद्धि या संचय कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, इन 3 दोषों से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ठीक। फिर तीसरा होता है कि जिन आहार विहार से दोष वैषम्य हो जाते हैं उनके प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वही वाली बात है कि जिन आहार विहार से दोष वैषम्य हो रहे हैं, यानी कि अगर आप रुक्ष खाना खा रहे हो, लघु खाना खा रहे हो और उससे क्या हो रहा है, हमारे जो दोष है वैषम्य हो रहे हैं, वैषम्य मतलब या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा घट रही है, ठीक है। तो उनके प्रति कैसे हो जाएगी, मतलब अब उन्हें खाने का मन नहीं करेगा। जिस भी व्यक्ति में जो दोष वैषम्य हो गया, बढ़ गया, घट गया, तो ऐसे के प्रति क्या हो जाएगी, अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो मतलब ऐसे आहार विहार का खाने का मन नहीं करेगा। जैसे आप कॉमन लाइफ में ये भी समझ सकते हो, कभी कभी आपका मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, कभी कभी क्या, जब भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो या फिर व्यायाम करते हो, ऐसा कोई कार्य करते हो जिसमें कोई एनर्जी लगी हो, तो आपको कैसी चीज़ खाने का मन करेगा, आपको मीठी चीज़ या जो स्निग्ध हो ऐसी चीज़ खाने का ज़्यादा मन करता है। क्यों मन करता है ज़्यादा, ताकि जो आपकी बॉडी में जो वात बढ़ा हुआ होता है उसको वो शमन कर सके। फिर हम उदाहरण देखते हैं कि वात संचय होने पर रुक्ष आदि पदार्थों के प्रति अनिच्छा हो जाती है, जैसे स्निग्ध पदार्थों के प्रति इच्छा बढ़ जाती है। जैसे मैं बता रहा हूँ बात में कि अगर वात का संचय हो गया है तो जो रुक्ष आदि पदार्थ है उनकी सेवन करने की इच्छा नहीं रहेगी और जो स्निग्ध पदार्थ है उनकी प्रति इच्छा ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम बात देखते हैं कि कारण क्या है। कारण क्या है, ऋतु में परिवर्तन, यानी कि दोषों का संचय, मतलब जो दोष संचय हो रहा है, वात दोष का संचय, पित्त दोष का संचय, उसका कारण क्या है, उसका कारण है ऋतु में परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन जैसे कि हर महीने के अनुसार ऋतु में परिवर्तन आता है। जैसे कभी शिशिर आएगी, ग्रीष्म, वसंत आएगी। अब कौन सी ऋतु चल रही है, अब चल रही है ग्रीष्म ऋतु। तो अब जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो ग्रीष्म ऋतु में किस दोष का संचय होता है, वात दोष का संचय होता है। आप देख भी रहे हो, तो आपने कारण बता दिया कि दोष का संचय होने का क्या कारण है, ऋतु में परिवर्तन आना। जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो उसमें वात का संचय होगा। अब जैसे अगली जो ऋतु आने वाले ग्रीष्म के बाद वो होती है वर्षा। तो वर्षा में क्या होगा, पित्त का संचय होगा। जब शिशिर चलेगी तो वहाँ पर कफ का संचय होगा, ठीक है। संचय का मतलब केवल वहाँ पर वो इकट्ठा होंगे, ठीक है, इकट्ठा होंगे मतलब अपने लेवल को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ठीक। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि 6 ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये मैंने सीक्वेंस से बताई है और आपको भी सीक्वेंस से पता होना चाहिए,
ठीक है। तो कारण बता दिया, किसी भी दोष का संचय होने का कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन, यानी कि हर ऋतु में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये दोष, इधर साइड मैंने दोष लिखे हैं और इधर संचय लिखा, प्रकोप लिखा, प्रशमन लिखा है। अभी आप संचय के बारे में देखिए, प्रकोप और प्रशमन में अभी आपको बताऊंगा बाद में जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे। देखो अब हम बात करते हैं लक्षण। अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण की बात करें तो वात के संचय, वात के संचय, अगर आपकी बॉडी में वात का संचय हो रहा है जो जनरली ग्रीष्म ऋतु में होता है, तो उसके क्या क्या आपको लक्षण देखे जाएंगे। जैसे कि कोष्ठ में स्थिरता। देखो कोष्ठ क्या होता है, कैविटी। अब कैविटी आपकी थॉरैक्स हो सकती है, पेल्विक कैविटी हो सकती है, एब्डोमेन कैविटी हो सकती है, कोई भी कैविटी हो सकती है। वैसे तो अपने कोष्ठ को बहुत ज़्यादा डिटेल में कहाँ पर पढ़ा था, रचना शरीर में पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पर कोष्ठ आस्य शरीर देखे थे। ठीक, अब एक कोष्ठ और भी था, अगर आपको याद होगा तो एक मृदु कोष्ठ है, एक क्रूर कोष्ठ है। वो हमने कहाँ पर पढ़ा था, वो हमने अष्टांग हृदय में पढ़ाया था। ठीक है, मतलब पढ़ाया नहीं थी, पढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो कोष्ठ की बात हो रहा है वो बात करें कैविटी की बात करें, जैसे कि हमारा थॉरैक्स कैविटी हो गई, एब्डोमेन कैविटी हो गई। ठीक, यहाँ पर जो जनरली बात हो रही है वो हम बात करते हैं कैविटी कौन सी, एब्डोमेन वाली कैविटी। ठीक, यानी जो आपका एब्डोमेन, उसमें क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, मतलब जकड़ाहट ऐसे आ जाएगी, जो आपकी जो एब्डोमेन की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ऐसे फील होगा। ठीक, और पूर्णता आ जाएगी। पूर्णता मतलब फुलनेस होगा, मतलब जो आपका पेट है वो भरा भरा फील होगा। जैसे गुब्बारे में गैस भर देते हैं ना, उसी तरह आपके पेट में भी ऐसे भरी भरी गैस महसूस होगी। कब, जब आपकी बॉडी में वात का संचय होने लगेगा। और वात का संचय कब होता है, वात का संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में, यानी इस ऋतु में कह रहे हैं कि वात का संचय होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पित्त संचय का। अगर आपकी बॉडी में पित्त का संचय होता है तो आपकी कैसा महसूस होगा, पीलेपन का आभास होगा, यानी कि आपकी बॉडी में आपको पीलेपन का आभास होगा, यानी कि जो आपकी आंखें वो पीली लगेंगी, आपके नाखून पीले लगेंगे, आपकी जो स्किन है वो पीले लगेंगी, आपका जो नेल्स है, स्टूल है, यूरिन है, वो सब कैसे लगेंगे, आपको पीले पीले लगेंगे। ऐसे लगेगा कि पूरी बॉडी मेरी पीली हो गई है। वो किसकी वजह से लगती है आपको, कि आपकी बॉडी में पित्त का संचय होने लगता है। और पित्त का संचय कब होता है, पित्त का संचय होता है वर्षा ऋतु में, यानी कि जो अगली जो ऋतु आने वाली है इस समय के अनुसार। ठीक है, इस समय के अनुसार, तो वो कौन सी होगी, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में क्या रहा है, पित्त का प्रकोप होता है। फिर हम बात करते हैं कफ का संचय, सॉरी प्रकोप नहीं, पित्त का संचय होता है। फिर हम बात करते हैं कफ का संचय की। देखो कफ के संचय, अगर आपकी बॉडी में कफ को इकट्ठा हो रहा है, ठीक, तो उसके क्या क्या लक्षण देखे जाएंगे। उसमें देखा जाता है मंद अग्नि, यानी जो आपकी अग्नि होती है वो कैसी हो जाएगी, मंद अग्नि हो जाएगी। वैसे हमने ये अष्टांग हृदय में भी इसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर हमने देखते हैं कि अगर वात में जो अग्नि होती है वो, वात की जो अग्नि होती है वो विषम अग्नि हो जाती है, पित्त की अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, और जो कफ की अग्नि हो जाती है वो मंद अग्नि हो जाती है। ठीक, और अंगों में भारीपन, जो आपके अंग होंगे वो कैसे हो जाएंगे, भारीपन मतलब क्या रहेगा, अंग ऐसे लग जाएंगे जैसे कि उनमें बहुत ज़्यादा वेट हो गया हो। ठीक, और आलस्य आएगा, लेजीनेस आएगा। ठीक है, ये लक्षण होते हैं कहाँ, ये किसके लक्षण होते हैं, ये होते हैं कि संचय के लक्षण। मतलब जब दोषों का संचय होता है तो ये लक्षण देखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे मैंने लिखे है वैसे ही आपको याद करने हैं। ठीक है, फिर हम दूसरी अवस्था देखते हैं, प्रकोप अवस्था। देखो आचार्य सुश्रुत ने रोग की 6 अवस्था बताई थी। पहली थी संचय अवस्था, ठीक, अगर संचय अवस्था। दूसरी थी प्रकोप अवस्था। अगर मान लो दोषों की जो चिकित्सा है वो संचय अवस्था में नहीं हुई, दोषों की जो चिकित्सा है वो संचय अवस्था में नहीं हुई, तो दोष कौन सी अवस्था में पहुंचेंगे, दोष पहुंचेंगे प्रकोप अवस्था में। यानी कि अगर हम उनकी संचय अवस्था में अगर उनकी चिकित्सा कर देते तो प्रकोप अवस्था नहीं आती, लेकिन हमने चिकित्सा नहीं की या नहीं करवाई, कुछ भी आप कह सकते हो, तो जो दोष होते हैं वो पहुंचते प्रकोप अवस्था की। अब हम देखते हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अवस्था का तो मतलब है वो स्टेज, और प्रकोप का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि अब जो दोष है वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। अब कैसे, दोष जब अन्य मार्गों में गमन करने को तत्पर हो जाते हैं तब उसे प्रकोप अवस्था कहते हैं। यानी कि देखो पहले जो दोष थे, वात पित्त कफ थे, वो अपने लेवल पर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद अब बिल्कुल वो कह रहे हैं कि निकलने वाले हैं। ठीक है, निकलने वाले, जैसे अगर मैं पाइप में पानी चला दूं, ठीक है, अब पानी कह रहा है बिल्कुल बॉटम तक आ जाए, मतलब इसकी टिप तक आ जाए पाइप के, लेकिन अभी निकला नहीं है, निकलने वाला है। तो किसके थ्रू आ रहा है, जैसे एक पाइप, एक क्या हो गया, एक स्रोतस हो गया। ठीक है, पाइप एक मार्ग हो गया, स्रोतस हो गया, जो भी है। जैसे मान लो ये एक पाइप है, ठीक, ये एक पाइप है, तो इसमें मैं अगर यहाँ से पानी चला दूँ, देखो सबसे पहले देखो कि संचय में क्या हो रहा है। संचय में जैसे मान लो कि यहाँ पर जो दोष है ये इकट्ठा हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इकट्ठा होते होते वो एक मार्ग के थ्रू, एक स्रोतस के थ्रू आगे तक जा रही है, और यहाँ तक अब पहुँच गए, तो यहाँ हम बोलेंगे प्रकोप अवस्था। देखो यहाँ तक थे तो संचय अवस्था चल रही थी,
अब यहाँ तक जब वो पहुँच जाता है प्रकोप अवस्था है, यानी कि अब दोष बाहर की ओर निकल सकते हैं, यानी कि वो तत्पर हो गया निकलने के लिए, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रकोप अवस्था। ठीक है, तो ध्यान से इस पॉइंट को समझना, इसकी डेफिनेशन को, कि जब दोष जब अन्य मार्गों में गमन करने को तत्पर हो जाते हैं तब उसे प्रकोप अवस्था कहते हैं। निकले नहीं है लेकिन निकलने के लिए तत्पर हो गया, मतलब इससे आगे वो निकल जाएगा, और उससे आगे इससे आगे जो भी अवस्था होगी उसमें निकलेगा। अब देखेंगे कौन सी अवस्था होती है। ठीक, तो नोट संचय अवस्था में उपचार नहीं करना। देखो, अगर आपने संचय अवस्था में उपचार नहीं करोगे, ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, प्रकोप अवस्था आ जाएगी। फिर एक और पॉइंट है कि दोष वृद्धि जन्य आहार विहार का ही सेवन करने पर दोष अपने ही स्थान पर रहते हुए अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि देखो, आपकी बॉडी में वातदोष की वृद्धि हो रही थी। क्यों वातदोष की वृद्धि हो रही है? देखो, मान लो कि आपकी बॉडी में वात की वृद्धि है, क्यों है? क्योंकि आपने ऐसे आहार विहार का सेवन किया जो अच्छी रूक्ष है, लघु है, ठीक है, शीत है, ऐसे आहार विहार का सेवन किया, उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो वात है वो उसकी वृद्धि हो गई है। ठीक, फिर आपने क्या करा, आपने उस आहार विहार को त्यागा नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं कि रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म ऐसे कुछ खाना खाते रहे, तो उससे क्या हुआ, जो दोष है वो और ज़्यादा बढ़ गए, और जब दोष और ज़्यादा बढ़ गए तो उस स्टेज में, कौन सी स्टेज में आ गए, प्रकोप अवस्था में आ गए। फिर हम देखते हैं कारण की, तो इसमें भी क्या कारण है इसका। देखो, प्रकोप अवस्था का भी क्या कारण बताया है कि ऋतु काल में परिवर्तन। देखो, जो यहाँ पर थी ना, देखो ये थी प्रकोप, ये कौन सा अवस्था होती है, ये होती प्रकोप। यानी कि देखो, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। ठीक, तो इससे पता लग गया कि इसका कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन। जिस तरह से ऋतु में परिवर्तन होता रहता है उसी तरह से हमारे दोषों का भी प्रकोप होता रहता है। जैसे अब कौन सी ऋतु चल रही है, अब तो ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इसमें तो किसी भी दोष का प्रकोप नहीं है, लेकिन संचय हो रहा है इस ऋतु में। लेकिन जब वर्षा ऋतु आएगी, यानी ग्रीष्म ऋतु से जो अगले नेक्स्ट ऋतु होती है वो होती है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में कह रहा है कि कौन से दोष का प्रकोप होता है, वात दोष का प्रकोप होता है। ठीक है, अब ये टेबल अगर आपको नहीं पता है तो मैं बनाना सिखा देता हूँ इसको। देखो, संचय का मतलब होता है दोष अपनी जगह इकट्ठा होते हैं, और प्रकोप का मतलब होता है कि दोष की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और निकलने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और प्रशम का मतलब होता है कि दोष शांत हो जाते हैं। मतलब एक ऋतुओं में कह रहा है कि दोष बढ़ रहे हैं, एक ऋतु में दोषों का संचय हो रहा है, दूसरी ऋतु में दोषों का प्रकोप हो रहा है, और तीसरी ऋतु में दोष क्या हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। तो इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करोगे 4, 5 और 2, यानी 452 से। क्यों? अगर आपने ऋतु का सीक्वेंस आपको पता होगा तो चौथे नंबर पर वर्षा आती है, पांचवें नंबर पर शरद आती है, दूसरे नंबर पर वसंत आती है। ठीक है, ये आपको 452 याद कर लेना है, और अगर आपने 452 याद कर लिया तो आपको प्रकोप की जो ऋतु है याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपने प्रकोप की ऋतु याद हो गई तो संचय और प्रशमन की ऋतु अपने आप याद हो जाएंगी। कैसे? कि देखो, वर्षा ऋतु से पिछली ऋतु कौन सी होती है, ग्रीष्म ऋतु, और वर्षा ऋतु के अगली आने वाली ऋतु कौन सी होती है, शरद ऋतु। उसी तरह से शरद से पिछली वाली ऋतु कौन सी होती है, वर्षा, और शरद से अगली वाली ऋतु कौन सी होती है, हेमंत, और वसंत से पिछली वाली ऋतु शिशिर, और उससे अगली वाली ऋतु ग्रीष्म। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो केवल प्रकोप का याद करके। इतना हो गया। तो अब हम देखते हैं लक्षण। जैसे हमने लक्षण देखे थे ना, ये किसके लक्षण देखे थे, ये देखे थे हमने संचय के, यानी जब दोषों का संचय होता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकोप अवस्था में दोषों, मतलब जब दोषों का प्रकोप होता है तो कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे कि वात दोष के प्रकोप में कोष्ठ में तोंद यानी कि जो एब्डोमेन होती है उसमें सुई चुभन जैसी पीड़ा होती है। यह आपने फील भी करा होगा कि जब आपके बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभ रही हो पेट में। ये बहुत, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने फील भी करा होगा। दूसरा होता है संचरण का मतलब होता है कोष्ठ में वायु का इधर उधर घूमना। ये भी आपने फील करा होगा कि जब गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है ऐसे लगता है जैसे वायु आपके गुब्बारे फूट रहे पेट के अंदर। ये भी आपने फील करा होगा। ये कब होता है, जब वात का प्रकोप हो जाता है। वात का प्रकोप कह दो या फिर आप बोल दो कि दोष प्रकोप अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक। फिर होता है दूसरा पित्त का प्रकोप। पित्त के प्रकोप में क्या होता है, अम्ली का मतलब एसिडिटी, मतलब खट्टी डकारें आ रही है। ठीक। पिपासा मतलब प्यास लगती है। परिधा का मतलब होता है बर्निंग सेंसेशन का मतलब है जैसे कि आपकी बॉडी मतलब जैसे हीट प्रोड्यूस कर रही है। वो किसके लक्षण होते हैं, पित्त का प्रकोप। यानी कि जब पित्त का प्रकोप होता है तो ये सब लक्षण देखे जाते हैं। फिर तीसरा होता है कफ का प्रकोप। कफ के प्रकोप में क्या होता है, अन्न द्वेष, यानी कि अन्न खाने की इच्छा नहीं रहती है। और हृदय क्लेश यानी नोजिया, यानी कि जी मचलने वाली फीलिंग में आने लगती है कफ के प्रकोप में। अब यहाँ पर इसकी चिकित्सा क्या बताइए, देखो इसकी चिकित्सा वस्तिवात हरणम श्रेष्ठम, विरेचनम पित्तम हरणम श्रेष्ठम, वमन श्लेषम हरणम श्रेष्ठम। देखो ये लक्षण और चिकित्सा आपको रट के रखनी है बिल्कुल। क्यों, ये आपको बहुत जगह पढ़ेंगे कि जो वस्ती होती है
जो वस्ती होती है वो श्रेष्ठ वात को हरने के लिए, यानी कि वात के प्रकोप को शांत करने के लिए, अगर आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ होता है तो आपको वस्ती कराई जाती है, और पित्त बढ़ा हुआ होता है पित्त को कम करने के लिए या पित्त को हराने के लिए आपको विरेचन कराया जाता है। और अगर आपकी बॉडी में श्लेष बोले तो कफ बढ़ा हुआ होता है तो उसको हरने के लिए तो कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो होता है वमन। अब ये वमन क्या है, वस्ती क्या है, विरेचन क्या है, ये हम देखेंगे पंचकर्म में। जब भी आपको अपने दोषों को शांत करना है तो हम कराते हैं शोधन कर्म। अब इस शोधन कर्म में 5 कर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं पंचकर्म, जिनमें क्या होता है, वस्ती भी होता है, विरेचन भी होता है और ये वमन भी होता है, और नश्य कर्म होता है, एक शिरोविरेचन, जो भी हम देखेंगे इनको। बस अभी आप इतना याद कर लीजिए कि अगर आपको वात को शांत करना है तो वस्ती कराना है, अगर आपको पित्त को शांत कराना है तो विरेचन कराना है, अगर आपको कफ को शांत कराना है तो आपको वमन कराना है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम सेकंड प्रॉफ का लेक्चर है, ठीक है। सेकंड प्रॉफ में हम अच्छी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर तो हमें जनरली थोड़ा थोड़ा बता दिया कि पंचकर्म के अंदर आने वाले और कौन कौन सी औसत है वो बता दी गई है चरक संहिता के अंदर, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। तो देखो यहाँ पर मैंने प्रकोप अवस्था की चिकित्सा बताई है, लेकिन मैंने यहाँ पर चिकित्सा बताना भूल गया था, किसकी, संचय की। तो दोषों के गुणों के विपरीत आहार विहार का अति सेवन करने की चाहिए। वही बार बार वही वाली बात है कि जिसके दोष की, जैसे मान लो वात दोष की वृद्धि हो रही तो उसके विपरीत गुणों का सेवन करा दो, तो उससे वात का शमन हो जाता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं प्रसर अवस्था। देखो प्रसर अवस्था में क्या है कि स्रोतस द्वारा शरीर में सतत दोषों को फैलने प्रसर कहलाता है। तो हम बात करते हैं प्रसर अवस्था की। देखो जैसे इसके नाम से क्लियर है कि प्रसर मतलब फैल गया, घूम गया, जो भी कुछ इस तरह से इसका वर्ड से क्लियर हो रहा है, ठीक। और अवस्था का मतलब तो आप जानते हैं स्टेज, यानी तीसरी स्टेज होती है। स्रोतों द्वारा शरीर के सतत दोषों का फैलना प्रसर कहलाता है, ठीक। यानी वही वाली बात है जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर दोषों का मान लो संचय हुआ है, और इस सिरोतस के होते हुए थ्रू यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका क्या हो गया है, प्रकोप हो गया है, यानी कि अब यहाँ पर ही तत्पर हो गए निकलने के लिए। अब मान लो ये इधर निकल जाए तो इधर निकल जाए, जैसे कोई सा भी दोष हो सकता है, या वो इधर निकल जाए या इधर निकल जाए, तो इसको हम कहते हैं प्रसर अवस्था। यानी स्रोतसों के थ्रू वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। देखो स्रोतस द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना प्रसर कहलाता है, यानी कि सभी जगह, यानी इधर भी फैल सकता है, आपकी शाखाओं में फैल सकता है, मध्य शरीर में, या कहीं भी जो फैल रहा है उसको हम कहते हैं प्रसर अवस्था। अब आप इस प्रसर अवस्था को इससे कोरिलेट मत करना, प्रशमन ये अलग चीज़ है। इसमें बताया गया है कि एक ऋतु में क्या होता है, दोषों का संचय होता है, एक ऋतु में दोष का प्रकोप होता है, फिर एक ऋतु में ये जो दोष अपने आप शांत भी हो जाते हैं, ये चीज़ अलग है। और जो ये चीज़ है ना वो अलग है। ये यहाँ पर 6 रोग की अवस्था बताई गई है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं तीसरी अवस्था। अब ये तीसरी अवस्था जो कि इसका नाम प्रसर अवस्था। और इस प्रसर अवस्था में क्या होता है कि स्रोतस द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलाना प्रसर कहलाता है। यानी स्रोतस के थ्रू ही जो दोष प्रकोपित हो चुके हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, ठीक है। दोषों को प्रसर में गतिशील वायु ही कारण होती है, और इन दोषों को पूरी बॉडी में फैलाने के लिए कौन कारण होता है, वायु ही कारण होती है। ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। जैसे आचार्य सारंग धन ने भी एक श्लोक बताया था, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातु, यानी कि जितने भी सब होते हैं वो पंगु होते हैं, मतलब मूवमेंट कोई भी नहीं कर सकता, केवल वात ही यानी वायु ही मूवमेंट कर सकती है। वात या वायु एक ही, हम सिमिलर से नाम से सिमिलर इन्हें कोरिलेट करते हैं हम, यानी कि वायु ही रिस्पॉन्सिबल होती है, चाहे आपके मल को मूवमेंट कराने के लिए, मूत्र को, जितने भी आपके बॉडी में दोष है उन सभी को मूवमेंट कराने के लिए कौन होता है, वायु ही होती है। तो यहाँ पर भी जो दोषों को फैला रहा है, प्रसर मतलब जो फैला रहे हैं आपकी पूरी बॉडी में, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वायु ही रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर एक आता है कि वायु रजोगुणी बहुलम होती है। जैसे कि 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। सत्वरुज मतलब एक प्रकाशक नेचर होता है, अच्छा, हम इसको अच्छा कंसिडर करते हैं। जो रजोगुण होता है, रजोगुण हम इसको वात्सल्य कंसिडर करते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जो हर समय कुछ ना कुछ करता रहता हो, ठीक है, उसको हम रजोगुण से। और तमोगुण मतलब उसको हम कफ गुण से, यानी कफ दोष से कोरिलेट करते हैं, जो लेजीनेस हो, गौरवता हो, कुछ इस तरह से। यानी कि वायु कैसे होती है, रजोगुण होती है, ठीक। फिर आता है शरीर में सभी भावों को प्रवर्तक होती है, यानी जो वायु होती है वो सभी भावों को प्रवर्तक होती है, यानी सभी वायुओं को कंट्रोल करती है। देखो एक और हमने बताया था कि ज्ञान किस तरह से उत्पन्न होता है। हमने बताया कि आत्मा मन से जुड़ता है, ठीक, मन हमारा ज्ञान इंद्रियों से जुड़ता है, और इंद्रिय अपने विषय से होता है, तब जाके आपको ज्ञान होता है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, जो मन को कंट्रोल कौन करने वाला होता है, मन को भी कौन कंट्रोल करता है, आपकी वायु ही कंट्रोल करता है। यानी जितनी भी चीज़ है, देखो मन सबको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मन को भी कंट्रोल करने वाली कौन होती है, वायु। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, जितने भी हमारी बॉडी में या हमारे शरीर कह दो, इसमें जितने भी भाव है तो उन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारी वायु ही करती है। चाहे आपकी इंद्रिया हो गई, चाहे आपकी मन हो गया, सभी को कह रहा है कंट्रोल हो गया, कंट्रोल कौन करता है, वायु ही करती है।
फिर हम बात करते हैं कारण। क्या कारण होते हैं जो रोग प्रकोप अवस्था से प्रसर अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो होता है कि अति व्यायाम। अति व्यायाम करने से भी क्या होता है कि आपके बॉडी में जो दोष है वो पूरे में फैल जाते हैं, अग्नि की तीक्ष्णता से भी और एज सेवन से भी और वेग धारण से भी। अभी वेग धारण क्या होता है वो हम पढ़ेंगे चरक में और अष्टांग दोनों में ही, कि किन किन वेगों को धारण करना चाहिए और किन को वेग धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वात वृद्धि से दोष कोष्ठ में शाखाओं में प्रसर कर जाते हैं, और अगर आपकी बॉडी में वात की वृद्धि हो जाती है तो वात की वृद्धि से जो दोष होते हैं वो कोष्ठ से, कोष्ठ मतलब कोष्ठ, देखो वात वैसे भी कहाँ पर होता है, कोष्ठ में होता है, यानी कि आपका एब्डोमेन कैविटी में होता है। तो एब्डोमेन कैविटी से कहाँ पर पहुंच जाता है, शाखाओं में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक बता दिया, मैंने बताया था ना कि आपकी शाखाओं में पहुंच सकता है, पैरों में पहुंच सकता है, मध्य शरीर में, लेकिन यहाँ पर बताया गया अगर वात की वृद्धि होती है जो कोष्ठ, तो जो वात होता है वो कोष्ठ से कहाँ पर पहुंच जाएगा, शाखाओं में पहुंच जाता है। इसको हम प्रसर कहते हैं, मतलब वो वहाँ पर फैल गया शाखाओं में। अब कारण एक दो आपको याद कर सकते हैं, कारण इंपॉर्टेंट नहीं है इसके, अगर आपको ना भी याद हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चलेगा। फिर आचार्य सुश्रुत ने यार एक और पॉइंट बता दिया यहाँ पर कि रक्त को चौथा स्थान माना है। रक्त को चौथा स्थान नहीं होगा। रक्त को चौथा स्थान का मतलब है रक्त को दोषों का चौथा स्थान। जैसे 3 दोष होते हैं ना, वात दोष, पित्त दोष पर कफ दोष, तो यहाँ पर जो रक्त को भी कह रहे हैं दोषों के अंदर चौथा स्थान रखा गया है, ठीक है। मतलब जनरली सभी आचार्य 3 ही दोष मानते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, लेकिन आचार्य सुश्रुत मानते हैं रक्त को चौथा, मतलब चौथा दोष इसको मानते हैं, क्योंकि संपूर्ण शरीर में स्रोतों से रक्त फैला हुआ होता है। ये मानते क्यों है, क्योंकि जो रक्त होता है वो स्रोतों के द्वारा हमारे सर्व शरीर में, संपूर्ण बॉडी में जो भी आपको कहना है वहाँ पर फैला हुआ होता है। फिर प्रकोपित दोष की और भी अधिक वृद्धि होने पर, मतलब जो दोष प्रकोपित हो गए, चाहे वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, जो भी दोष होते हैं, अगर वो अधिक ज़्यादा प्रकोपित हो जाते हैं, अधिक ज़्यादा प्रकोपित का मतलब है कि उनकी जो वृद्धि है वो अधिक हो जाती है, तो वे अपनी मर्यादा तोड़कर रक्त के साथ मिलकर सारे शरीर को 15 प्रकार से फैलते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे बॉडी में दोष होते हैं, अगर वो उनकी अधिक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, मतलब जो भी दोष है अगर उनकी वृद्धि हो जाए तो वो अपनी मर्यादा को तोड़कर रक्त के साथ मिल जाते हैं। वैसे तो दोष रक्त के साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अगर जो दोष है, वात, पित्त, कफ है, ये बहुत ज़्यादा बड़े एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच जाए तो वो क्या करेंगे, स्रोतों से तोड़ फोड़ के क्या कर देंगे, रक्त के साथ मिल जाएंगे, और रक्त के साथ मिलने के बाद वो 15 प्रकार से कह रहा है कि हमारी पूरी बॉडी में फैलेंगे। जैसे कि 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष हो गया, एंड चौथा हो गया रक्त। ठीक, इतना आपको करना है। अब ये आपको 15 रटने नहीं है, मैं इनको आप करवा देता हूँ कैसे। देखो आपको लिखना है वात, पित्त, कफ और रक्त लिखना है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, वात के साथ पित्त लगा देना, वात के साथ पित्त लगा देना, ठीक। फिर पित्त के साथ कफ लगा देना, फिर पित्त के साथ कफ लगा देना, ठीक। तो क्या बचा, कफ और वात, तो वात के साथ कफ लगा देना। 7 आपके क्लियर हो गई। फिर वात, पित्त, कफ तीनों को एक साथ लिख देना, 8 क्लियर हो गई, ठीक है। अब बचा क्या, अब एंट्री करते हो रक्त की। 8 के बाद एंट्री करनी है हमको रक्त की। अब रक्त की कैसे एंट्री करोगे, एक बार वात को रक्त के साथ मिला दो, एक बार वात को रक्त के साथ मिला दो, एक बार पित्त को रक्त के साथ मिला दो, एक बार कफ को रक्त के साथ मिला दो, ठीक है। फिर एक बार बोल दो वात, पित्त, रक्त, एक बार बोल दो पित्त, कफ, रक्त, एक बार बोल दो कफ, वात, रक्त, एक बार चारों के साथ लिख दो। देखो आपको तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसको खुद बना के नहीं लिखोगे। करना क्या है, पहले 4 पॉइंट को आपको लिख लेना। इन 4 पॉइंट से ही ये 15 के 15 फैल जाएंगे कि किस तरह से हमारे जो दोष है वो फैलते हैं, मतलब 15 तरीकों से किस तरह से दोष फैलते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं लक्षणों की। अब हम ही किसके लक्षण देखने वाले हैं, मतलब प्रसर अवस्था में हम देखने वाले, जैसे कि वात का प्रकोपित हो जाता है। अगर वात प्रकोपित, ये मैंने प्रकोपित, शायद ये मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि हम कौन से स्टेज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रसर अवस्था, और यहाँ पर मैंने प्रकोपित लिख दिया है। वो ये प्रकोपित नहीं होगा, प्रकोपित तो पहले होता है। अब करता है प्रकोपित होने के बाद क्या करता है, प्रसर करता है। यानी कि जब वात क्या करता है, प्रसर करता है। प्रसर मतलब वो फैलता है, तो फैलने से क्या होगा, विमार्ग गमन हो जाएगा। विमार्ग गमन मतलब होता है विरुद्ध मार्ग में गमन, मतलब कोई से मार्ग में भी कह रहा है कि इसको मूवमेंट कर जाए। गमन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जैसे वात की जनरल डायरेक्शन मान लो कि नाभि से नीचे नीचे होती है मेनली, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, विरुद्ध हो जाएगी, मतलब कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होगी, किधर भी वो मूव कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो वात है वो ऊपर की तरफ यानी छाती की तरफ आने लगती है, और जैसे चेस्ट में यानी जो लेफ्ट साइड होता है हृदय की तरफ, उसको पीड़न करने लगती है, उसको दबाने लगती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर वात प्रकोपित अवस्था में अगर वात कह रहा है कि प्रसर अवस्था में पहुंच गया तो वो विरुद्ध मार्ग में गमन कर जाएगी। देखो होना कहाँ, मेनली उधर में चाहिए थी, लेकिन उधर से होते हुए तो वो कहाँ पर, हमारे उर प्रदेश में यानी थोरक्स वाले रीजन में भी हृदय को पीड़न करने लगती है, मतलब कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती।
अब जैसे पित्त, अब पित्त अगर पित्त प्रसर कर जाता है, देखो यहाँ पर एक और रह गया हमारे वात प्रसर में आटोप। आटोप मतलब उधर में गुड़गुड़ाहट भी होने लगती है। ये सब इसके लक्षण देखे जाते हैं वात के प्रसर होने पे। जब पित्त प्रसर कर जाता है तो उसके लक्षण कैसे होते हैं कि ओश, ओश का मतलब होता है कि पेशेंट्स फील फायर बर्निंग नियर हिम, यानी जो भी पेशेंट्स होता है उसको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जैसे कि किसी ने अग्नि या ज्वाला यानी फायर जला रखी हो। दूसरा होता है चोस, चोस का मतलब होता है कि जब भी पेशेंट्स को आप टच करते हो तो ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी जल रही हो। फिर तीसरा होता है संपूर्ण शरीर में दाह बर्निंग सेंसेशन होता है। और धूमयान, धूमयान का मतलब ऐसे इसको फील होता है जैसे उसके गले में से कह रहा है कि धूम निकल रहा हो। भाई जब वो इतनी ज़्यादा उसकी बॉडी गर्म है तो उसे ऐसा तो लगेगा ही ना जैसे धूम निकल रहा हो। फिर हम बात करते हैं कफ, कफ के प्रसर की। अगर कफ प्रसर कर जाए यानी कि प्रकोपित होने के बाद जब कफ प्रसर कर जाता है हमारी पूरी बॉडी में तो वहाँ पर अरुचि देखने को मिलता है। उसके लक्षण अविपाक देखा जाता है। देखो विपाक का मतलब होता है कि जो आप आहार रस खा रहे हैं, आहार रस के बाद मधुर विपाक बनता है, अम्ल विपाक बनता है, कटु विपाक बनता है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या होता है अविपाक, यहाँ पर मतलब उसमें विपाक नहीं बनेगा अगर आपकी बॉडी में कफ प्रसर कर जाता है। अंग साध का मतलब होता है थकावट एंड वमन, उल्टियाँ, ये सब लक्षण देखे जाएंगे कफ प्रसर में। अब इसकी चिकित्सा में क्या बताया गया है कि वात स्थानगतम, वात स्थानगतम यानी कि अगर वात में, पित्त में और कफ में, वात में क्या चिकित्सा बताई, कफ की चिकित्सा, मतलब अपोजिट बताइए। जिस तरह अगर वात की देखो अगर वात का प्रसर कर गया तो उसमें कफ की चिकित्सा करो, पित्त में वात की चिकित्सा करो और कफ में पित्त की चिकित्सा करो। देखो अब हम चौथी चिकित्सा पढ़ने वाले हैं जो कि होती है हमारी स्थान संश्रय। अब हम देखते हैं स्थान संश्रय। देखो थोड़ा ये वीडियो मैंने बाद में शूट किया है तो थोड़ा इसमें वॉइस प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है, क्योंकि जब मैंने वो आफ्टरनून में शूट करी थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मैं इसे शूट नहीं कर पाया था, ठीक है। तो अभी भी शूट नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है और मेरे पास ऐसा कोई माइक नहीं है अभी कि मैं उसके जो नॉइज़ कैंसिलेशन कर सकूँ, तो थोड़ा एडजस्ट करना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं स्थान संश्रय अवस्था को। जब प्रसर अवस्था में भी दोष को कई समुचित चिकित्सा नहीं की जाती तो वह दोष शरीर में दूष्य यानी धातु और मल से सहयोग कर लेते हैं। देखो हमारे पास रोग की 6 अवस्थाएं होती थी, जिनमें से जो हमारी पहली अवस्था थी वो संचय था, दूसरा प्रकोप था और तीसरा प्रसर और चौथा था स्थान संश्रय। यानी कि अब हम चौथी अवस्था को देखने वाले हैं। तो चौथी अवस्था कब शुरू होती है, जब प्रसर अवस्था है, यानी जो तीसरी अवस्था है जिसको हम प्रसर अवस्था कहते हैं, जब इसमें चिकित्सा नहीं की जाती है तब तो आने वाली जो चौथी होती मतलब जो प्रसर अवस्था में चिकित्सा नहीं की जाती है तो जो रोग है वो स्थान संश्रय अवस्था में पहुंच जाते हैं, ठीक। जब प्रसर अवस्था में कोई भी दोषों को समुचित चिकित्सा नहीं की जाती, तो यही बता रहा है कि जब प्रसर अवस्था में दोषों को कोई भी चिकित्सा नहीं की जाती है तो वे दोष शरीर के दूष्य यानी धातु और मल के साथ सहयोग कर लेते हैं। देखो दूसरे क्या होते हैं आपके धातु और मल, जो आपके साथ धातु होती है और जो 3 मल होते हैं मूत्र पुरुष और स्वेद, इनके साथ सहयोग कर लेते हैं और तब जब सहयोग कर लेते हैं और व्याधि उत्पन्न करते हैं, ठीक। देखो हुआ क्या था, सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि देखो पहले जो पहली अवस्था थी रोग की वो थी संचय, जिसको हम चय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जो दोष है, दोष यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था होती है प्रकोप अवस्था, यानी कि अब ये स्रोतस के थ्रू यहाँ तक जाती है। तो अभी आती है प्रकोप अवस्था। प्रकोप अवस्था में क्या होता है, जो दोष है, दोष का कह रहा है कि वृद्धि होती जा रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि आप ऐसे ही अहित आहार विहार का सेवन करते जा रहे हो और दोष की वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया हमारा प्रकोप अवस्था। अब प्रकोप अवस्था के बाद तीसरी अवस्था आती है हमारी प्रसर अवस्था। प्रसर अवस्था में क्या होता है, देखो प्रसर अवस्था में क्या है, देखो अलग अलग स्रोतस के थ्रू, मान लो ये एक स्रोतस है और ये एक स्रोतस है, तो इन अलग अलग स्रोतस के थ्रू जो ये हमारे दोष बढ़ रहे हैं ना, जो बढ़े हुए दोष है वो हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंच जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रसर अवस्था। देन आता है चौथा स्थान संश्रय। अब स्थान संश्रय में क्या होता है, जो प्रसर अवस्था में जैसे हमारी पूरी बॉडी में मान लो ये शाखा है, तो ये शाखा में जो दोष फैला हुआ है प्रसर अवस्था के थ्रू, और या मान लो हमारा जो दोष है हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी के धातु और मल है, इन जैसे मान लो ये हमारी बॉडी का कोई भी धातु है या कोई भी मल है, तो इसके साथ सहयोग कर जाता है। जो बढ़ा हुआ दोष है वो हमारा धातु के साथ या मल के साथ सहयोग कर जाता है, ठीक है। इन धातु और इन मलों के साथ सहयोग कर जाता है, ठीक। मान लो ये धातु और मल इनके साथ सहयोग कर जाता है, तब जाके कह रहा है कि वो व्याधि को उत्पन्न करता है। तो फिर से समझिए कि मतलब यही है कि सबसे पहले अवस्था प्रसर अवस्था होती है, प्रकोप नहीं, सबसे पहले संचय अवस्था होती है। यानी संचय अवस्था में अगर आप चिकित्सा नहीं करते हो तो प्रकोप अवस्था आती है, और प्रकोप अवस्था में अगर आप चिकित्सा नहीं करते हो तो प्रसर अवस्था आती है, और प्रसर अवस्था में आप चिकित्सा नहीं करते तो स्थान संश्रय अवस्था आती है,
ठीक है। फिर इसके बाद एक नया पॉइंट है कि शरीर में संचरण करने वाले प्रकोपित दोष जहाँ स्रोतों में विकृति होती है वहीं रुककर व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। देखो क्या बताया गया है कि जो शरीर में संचरण करने वाले हैं, हमने यही तो बताया था कि ये स्रोतों के थ्रू क्या करते हैं, स्रोतों के थ्रू जो भी दोष होते हैं वो अलग अलग हमारे शरीर में पहुंचते हैं। ठीक है। अब ये स्रोतों के थ्रू यहाँ अलग शरीर में पहुंच रहा है, मतलब ये कहीं अलग शरीर का मतलब अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंच रहा है, और इस स्रोतों के थ्रू जो दोष बढ़े हुए दोष है वो अलग बॉडी पार्ट में पहुंच रहा है। अब मान लो इस स्रोतों में विकृति हो जाए, अगर इस स्रोतों में विकृति हो जाएगी, मान लो विकृति हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वहाँ पर रोग को उत्पन्न कर देगा। तो यही बताया जा रहा है कि शरीर में संचरण करने वाले प्रकोपित दोष, अब मान लो ये प्रकोपित दोष संचरण कर रहा है किसके थ्रू, रस स्रोतों के थ्रू। ठीक है। तो इस स्रोतों में जहाँ भी विकृति आ जाएगी वहाँ रुक के वो व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। ठीक। और उसी को हम क्या कहते हैं, स्थान संश्रय। तो स्थान संश्रय जैसे नाम से ही क्लियर है, मतलब कुछ जो दोष कहीं रुक जाते हैं स्रोतों में और वहाँ पर स्थान ले लेते हैं। ठीक। वही दोष स्थित होकर रोग उत्पन्न करते हैं और इसी को स्थान संश्रय भी कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, किसी भी व्याधि के पूर्व रूप स्थान संश्रय के लक्षण होते हैं। पूर्व रूप का हम समझ सकते हैं प्री सिम्टम्स। देखो पूर्व रूप को हम क्या समझते हैं, प्री सिम्टम्स से आप समझ सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैं प्री सिम्टम कैसे, देखो स्थान संश्रय अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो किसी पेशेंट को बुखार होने वाला है, या जब भी आपको कभी बुखार होता होगा या हुआ है तो आपको कैसा फील होगा कि आपके शरीर में पेन होने वाला है, आपको ऐसा लगने वाला है कि आपको बॉडी का टेम्परेचर गर्म होने वाला है। देखो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा नहीं है, पर आपको लेकिन फील हो जाता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। ठीक है। जब आपको ऐसे फील हो जाए, यानी प्री सिम्टम्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्री सिम्टम कहते हैं, और वो किसके अंदर आता है, स्थान संश्रय के अंदर आता है। ठीक। अब पूर्व रूप में यहाँ पर हमने हिंदी में और स्पेशल थोड़ा सरल करके लिखा है कि व्याधि को बताने वाले कुछ लक्षण होते हैं। ठीक। फिर हम इसकी चिकित्सा क्या होते हैं, निदान परिमार्जन का मतलब है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट मतलब जिस भी आहार विहार से खाने से, अगर कोई भी जिस भी आहार विहार से कह रहा है कि जो भी सिम्टम्स आ रही है, जो भी पूर्व रूप आ रहे हैं, तो उनका ही आप चेंज कर दोगे। जैसे मान लो अगर आप लघु सेवन करते हो, रूप सेवन करते हो, ऐसे आहार विहार का सेवन करते हो जिनसे आपके दोष प्रकोपित हो रहे, तो उन्हीं आहार विहार को क्या कर दोगे, हटा दोगे, मतलब ऐसे आहार विहार का सेवन नहीं करोगे। ये तो केवल होती है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। ठीक। और फिर दूसरी होती है लक्षणात्मक चिकित्सा। लक्षणात्मक चिकित्सा मतलब होता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब जिस प्रकार के आपको लक्षण आ रहे होते हैं उनके बेसिस पर ही कह रहे हैं कि हम चिकित्सा करते हैं। ठीक है। जैसे कभी कभी कह रहे हैं कि आप पेशेंट की कंडीशन समझ के ही कह रहे हैं कि आप उसकी डायग्नोसिस करते हो, किस तरह से उसको डिजीज़ का डायग्नोसिस करते हो। फिर पांचवी अवस्था होती है व्यक्त अवस्था। देखो व्यक्त अवस्था को हम रूप अवस्था भी कहते हैं। रूप में अवस्था में हम क्या लेते हैं, सिम्टम्स होते हैं। देखो इसमें क्या था, स्थान संश्रय में प्री सिम्टम था और व्यक्त अवस्था में क्या था, सिम्टम्स था। मतलब इसमें कह रहा है कि जो भी व्याधि है उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे किसी पेशेंट को जैसे बुखार हो रहा था, तो जैसे उसको फील हो रहा है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो उसको हम क्या कहते थे, स्थान संश्रय। लेकिन जब बढ़ जाता है बॉडी का टेम्परेचर तो उसको कहेंगे व्यक्त अवस्था, यानी कि वो चीज़ व्यक्त हो गई है। ठीक है। आपने ये पढ़ा भी होगा, जब आपने सृष्टि उत्पत्ति देखा होगा, था एक अव्यक्त और व्यक्त। मतलब अव्यक्त का मतलब होता है कि जिसका ऑरिजिन नहीं होता। व्यक्त का मतलब अगर वो व्यक्त हो चुकी है। ठीक। और ये पाँचवें नंबर की अवस्था होती है जब व्याधि के लक्षण प्रकट हो जाए। ठीक है। व्यक्त अवस्था में क्या होता है, जो व्याधि है, जो भी डिजीज है, उसके जो सिम्टम्स है वो क्या हो जाए, प्रकट हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। यह अवस्था व्याधि का निर्णय करने में सहायक होती है। भाई जब भी किसी डिजीज़ का आपको सिम्टम पता लग जाएंगे तो आप ये भी सिम्टम को देख कर पता लगा सकते हो वो किस प्रकार की डिजीज़ है। जैसे कि देखो अगर मैं बात करूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस का और रोम्बोआर्थराइटिस का, तो देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि इसमें जो जॉइंट्स होते हैं इनमें भी कह रहा है कि जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। ठीक है। और रोम्बोआर्थराइटिस में वैसे भी जॉइंट में पेन होता है, लेकिन कह रहा है कि आप सिम्टम्स के बारे में भेज सकते हो। जैसे मान लो कोई पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरे जो स्नेहन करने से, यानी कि ऑयलिंग करने से मेरे जो जोड़ों का जो दर्द है वो बढ़ जाता है, तो आप कह दो कि वो रोम्बोआर्थराइटिस है। अगर वो कहे कि तेल की मसाज करने से कह रहा है जोड़ों का दर्द या फिर जो भी जॉइंट्स है उनका जो दर्द है वो कम हो जाता है, तो आप कह दो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है। मतलब सिम्टम को देखकर आप डिजीज़ को पहचान सकते हो किस अवस्था में, व्यक्त अवस्था में। नाम से ही क्लियर है कि व्यक्त हो चुकी है जो चीज़ें। फिर हम देखते हैं चिकित्सा मतलब रोग अनुसार, मतलब रोग के अनुसार जिस प्रकार उसके रोग हो रहा है पेशेंट को उसके अनुसार हम चिकित्सा करते हैं। जैसे कि समन होता है, शोधन होता है। देखो दो प्रकार के यहाँ पर चिकित्सा बताई गई है, एक होता है समन, एक होता है शोधन। समन में क्या होता है कि हम ऐसी औषधि या द्रव्य देते हैं जिसमें उनके दोषों को केवल शांत कर दिया जाता है। जैसे कि अगर पित्त की वृद्धि हो रही है तो हम घृत से पित्त को शांत कर देते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट में मान लो पित्त की वृद्धि हो रही है तो हम इसका किसका सेवन करा देंगे, हम सेवन करा देंगे घृत का। तो घृत क्या कर देगा, पित्त को शांत कर देगा। ठीक। अगर जैसे मान लो वात की
वृद्धि हो रही है तो आप तेल मतलब ऑयलिंग कर दोगे, यानी कि तेल की जो तिल का तेल है तो वो भी क्या कर देगा, वात को कम कर देगा। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास जैसे कफ है, तो अगर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप मधु का सेवन करा दोगे। ठीक है। तो वो किस चिकित्सा में आती है, समन चिकित्सा में आती है। समन में केवल दोषों का शांत किया जाता है, लेकिन दोषों को पूरी तरह से शांत नहीं किया जाता है, यानी कि उनके केवल सिम्टमों को, मतलब आप अगर इंग्लिश भाषा में ये भी कह सकते हो केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब जैसे लक्षण आ रहे थे उनको कम करने का केवल काम करता है। जो शोधन होता है वो इनको कम्प्लीटली पूरी तरह से दोषों को शांत कर देता है। जैसे अगर मान लो हमारी बॉडी में वात बढ़ रहा है तो उसके लिए हम वस्ती कराएंगे, और अगर पित्त बढ़ रहा है तो उसके लिए विरेचन कराएंगे। ठीक है। और अगर कफ बढ़ रहा है तो उसके लिए हम वमन कराएंगे। और ये है होते क्या है, वमन विरेचन वस्ती, ये हम और डिटेल में जब जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे थोड़ा थोड़ा आपको पता ही होगा, और उसमें डिटेल में हम देखते चलेंगे जैसे आता रहेगा। फिर तीसरा होता है शल्य चिकित्सा। शल्य का मतलब होता है सर्जरी, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी पेशेंट में सर्जरी की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये होती है हमारे पास व्यक्त अवस्था हो गई। देन छठी हमारे पास जो लास्ट अवस्था है जिसको हम बोलते हैं भेद अवस्था। भेद अवस्था यानी कि मतलब इसमें क्या होते हैं, अब देखो उसमें डिजीज़ के सिम्टम आने लगे थे, मतलब जो भी कह रहा है कि हमारा डिजीज़ है उसके सिम्टम आने लगे थे। अब इसमें क्या आने लगे, उस डिजीज़ के कह रहे हैं कि भेद। देखो भेद अवस्था, देखो भेद अवस्था में मतलब जैसे नाम से ही क्लियर है, देखो नाम से ही क्लियर है, भेद यानी डिजीज़ों के भेद होने लगेंगे। जैसे कि रोग व्यक्त हो जाने पर यदि रोग वृद्धि की शांति के लिए उचित उपचार न किया जाए तो रोग की और भी अधिक वृद्धि हो जाने पर अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा होते हैं। यानी कि देखो अगर आपको सिम्टम पता लग गया, सिम्टम से आपने पता लग गया कि किस प्रकार की वो डिजीज़ है, और फिर भी आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो होगा क्या, जो वो रोग है वो साध्य से कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। असाध्य मतलब जिसका जो ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक। या फिर अगर ट्रीटमेंट होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट होगा। तो जैसे हमें बताया जा रहा है कि व्यक्त हो जाने पर भी, यानी कि व्यक्त हो जाने पर मतलब उस रोग का पता लगने के बाद भी व्यक्त हो चुका है, फिर भी यदि रोग की वृद्धि की शांति के लिए उचित उपचार ना किया जाए तो रोग की और भी अधिक वृद्धि हो जाने पर अनेक प्रकार के उपद्रव का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता क्या है, जैसे अभी तो मान लो एक प्रकार के ही कह रहे सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा सिम्टम्स आ जाए, मतलब जब मिक्स होने लग जाए सिम्टम्स तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक। पैदा हो जाते हैं। जैसे गंभीर अवस्था होने पर अरिष्ट लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। अगर गंभीर अवस्था होने पर मतलब कह रहे हैं कि अगर आपने फिर भी ट्रीटमेंट नहीं कराया इस अवस्था में भी, तो होता क्या है, उसको बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है। मतलब लास्ट जैसे कैंसर होता है ना, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में और थर्ड फोर्थ स्टेज तक वो लास्ट हो जाता है। उसके बाद कोई उसका ऐसा खास ट्रीटमेंट होता नहीं है, फिर तो बस उसके वो कैसा हो जाता है, असाध्य हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप भेद अवस्था तक ले गए हो किसी भी डिजीज़ को और उसमें ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो उस अवस्था में क्या दिखेंगे, अब अरिष्ट लक्षण दिखेंगे। जैसे एमसीक्यू में सीधा पूछ सकता है अरिष्ट लक्षण कौन सी अवस्था में देखते हैं, तो आप बोलते हैं भेद अवस्था में। अब ये अरिष्ट लक्षण क्या है सर, देखो अरिष्ट लक्षण होते हैं मृत्यु सूचक चिन्ह, मतलब कुछ जब जो इंसान मरने वाला होता है उसमें कह रहे हैं कुछ मृत्यु सूचक चिन्ह देख लेते हैं। जैसे कि अगर जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे, ड्यूटी वगैरह करोगे, तो वहाँ पर जो भी पेशेंट मरने वाला होगा उसमें कुछ ना कुछ आपको सिम्टम दिखने लग जाएंगे। ठीक है। या उसको कुछ महसूस होने लग जाए। अभी अरिष्ट लक्षण क्या है, देखो अरिष्ट लक्षण बहुत सारे होते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ अरिष्ट लक्षण ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रात में सोता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गधे पर बैठकर जाता है तो वो उसके मृत्यु सूचक चिन्ह होता है। एक तो ये भी होता है, एक ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति की जो नाखून है अगर वो बिना वेदना के उखड़ जाए, जैसे मैं इसको खाड़ दूँ और मुझे वेदना भी ना हो, तो ये भी कह रहा है अरिष्ट सूचक चिन्ह है। ठीक है। अगर मैं अपने जैसे मान लो अगर किसी पेशेंट के जो बाल उखाड़ने पर भी दर्द ना हो तो ये भी कैसे होता है, अरिष्ट लक्षण होते हैं। ठीक है। अरिष्ट लक्षण होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि रोग चिराकलीन और जीर्ण हो जाते हैं। मतलब चिराकलीन का मतलब होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, मतलब जो लंबे समय तो होते हैं, और जीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण मतलब वो अब आसानी से कह रहे हैं खत्म नहीं होने वाले हैं, इसी को हम भेदावस्था कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है साध्य असाध्यता। ठीक। यदि भेदावस्था में भी उचित प्रकार ना किए जाए तो रोग की असाध्यता उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये कह रहा है कि यदि हम भेद अवस्था में भी कह रहे हैं किसी व्याधि का किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो रोग कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। मतलब अब उसकी कोई चिकित्सा नहीं की जा सकती। और वैसे भी हमारे आचार्य ने असाध्य रोग की चिकित्सा बताई ही नहीं है। यानी कि ये कहा है कि जिस भी रोग को असाध्य है, मतलब जिस भी रोगी को असाध्य बीमारी हो तो उसको आप ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। फिर आता है यहाँ पर क्रियाकाल उपयोगिता। देखो ये बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन जो ये उपयोगिता होती है ना हर एक चैप्टर की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि षट क्रियाकाल बताओ और उसकी उपयोगिता बताओ। देखो उपयोगिता में मैंने एक श्लोक लिखा है, अगर आपको श्लोक याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो मैं हिंदी में बताऊंगा वो तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे संचय अपरता दोषा लभंते नोत्राति गति तो तुतुरासु गतिषु भवंती बलवत्रा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संचय अवस्था में दोष का विनाश
विनाश कर दिया जाए, मतलब जो संचय अवस्था होती है उसी में कह रहे दोष का विनाश कर दिया जाता है, मतलब विनाश कर दिया जाए। अगर मान लो देखो रोग की 6 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है संचय, जो सबसे पहली अवस्था होती है। अगर उसी में कह रहा है कि अगर आप रोग को शांत कर दो या नाश कर दो तो जो रोग है ना वो आगे गति करेगा ही नहीं, ठीक है, आगे गति नहीं करेगा। जब आगे गति नहीं करेगा तो मतलब आपको कोई व्याधि भी नहीं होगी। नहीं तो ते तूत्रासु गतिषु, अगर उसकी चिकित्सा नहीं करते हो, अगर आप मान लो कि अगर संचय अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करते हो तो वो आगे गति करेगा। भाई आगे क्या करेगा, गति करेगा, और गति करेगा और आगे जाके और अधिक हो जाता बलवान हो जाएगा, मतलब और अधिक ज़्यादा बलवान हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जो चिकित्सा करनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये हो जाती है क्रियाकाल की उपयोगिता, ठीक। और आप ये कह सकते हो, देखो अगर आपको क्रियाकाल का ज्ञान होगा, अगर क्रियाकाल का ज्ञान प्रारंभ में ही रोग निवारण करने में समर्थ है, यानी कि आप कह सकते हो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वैद्य को, व्यक्ति नहीं वैद्य बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैद्य हो गया, जो डॉक्टर्स हो गए, अगर उनको क्रियाकाल का ज्ञान है तो वो करेंगे क्या, पहले ही अवस्था में, मतलब संचय अवस्था में ही दोष को शांत कर देंगे और उसको मतलब बढ़ने ही नहीं देंगे। देखो होते हैं ना कुछ रोगी होते हैं या कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, वो छोटी छोटी डिजीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार का रोग है, बस ये कह देते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, उस तरह से करते करते वो उसको भेद अवस्था यानी कि लास्ट स्टेज तक ले जाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जिस भी वैद्य को अगर इन 6 अवस्था का ज्ञान होगा तो वो संचय अवस्था में ही कह रहे दोषों को शांत कर देगा। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है भाई, यही तो इसकी उपयोगिता हो गई ना, ठीक है। और जो रोग है फिर वो दीर्घकाल नहीं होंगे, दीर्घकाल नहीं होंगे तो रोग असाध्य नहीं होंगे, असाध्य नहीं होंगे तो आप मरोगे भी नहीं, ठीक है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस जो मैंने लास्ट वाले वीडियो शूट किया इसमें थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मुझ पर ऐसा कोई माइक नहीं है जो मैं नॉइज कैंसिलेशन कर दूँ, ना मुझे कोई ऐसे ऐप के बारे में पता है, ठीक है। आई होप गाइज आपको, मेन मोटिव ये था कि आपको ये आज पूरा होना चाहिए और अच्छे से मैंने किया भी है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके, ठीक है। थैंक यू गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।